डायपोल मोमेंट को हम एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, है ना, कल जो पढ़ाया था। डायपोल मोमेंट क्या होता है? डायपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज डिटरमाइंड बाय एक्सपेरिमेंट्स, और इसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और इसकी डायरेक्शन भी होती है। अब इसकी डायरेक्शन किधर से किधर होती है इसको हम चेक करते हैं, है ना। तो इसकी डायरेक्शन को चेक करने के लिए देखो, मान लो एक्स और वाई के बीच में बॉन्ड बन रहा है, कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। एक्स लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वाई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वाई क्या करेगा, एक्स के जो इलेक्ट्रॉन्स है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, वो अपनी तरफ खींचेगा, जिसके कारण इस पे पार्शियल चार्ज का डेवलपमेंट हो जाएगा, है ना, खींच रहा है, जिसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो वाई की तरफ मूव होगी, है ना। तो वाई पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और एक्स पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर होती है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की एटम की तरफ होती है, ठीक है। डायपोल मोमेंट की जो ओरिजिनल वैल्यू है वो एक्सपेरिमेंट से निकाली जाती है, ठीक है। बट यहाँ पे हम क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हम थ्योरेटिकली भी इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं और कंपैरिजन को कर सकते हैं। थ्योरेटिकली डायपोल मोमेंट जो म्यू थ्योरेटिकल वेक्टर इक्वल टू होता है चार्ज इनटू बॉन्ड लेंथ, ठीक है। चार्ज यहाँ पे क्यों है, डी यहाँ पे बॉन्ड लेंथ है या डिस्टेंस है। क्यों आपका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, आपको आप देख सकते हो जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है यहाँ पे पार्शियल है, तो पार्शियल चार्ज है वो हम एक्सपेरिमेंट से ही निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, क्यू को एज ए फुल चार्ज की तरह कंसीडर करेंगे जब हम थ्योरेटिकली वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। डायपोल मोमेंट की जब आप थ्योरेटिकली वैल्यू निकालोगे तो जो चार्ज आ रहा है, ठीक है, इस पार्शियल को आपको फुल चार्ज ही लेना है, बिकॉज आपको नहीं पता कि पार्शियल चार्ज कितना है ना। तो हम थ्योरेटिकली जब भी डायपोल मोमेंट लेते हैं, ठीक है, तो जो चार्ज होता है पार्शियल चार्ज, उसको फुल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ही लेते हैं। चार्ज की दो यूनिट्स काम में ले सकते हैं हम, कुलोम और ईएसयू, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कुलोम में 1.6 इंटू 10⁻⁹ कुलोम होता है। मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, चार्ज तो साइन तो नेगेटिव होता है, बट हमें मैग्नीट्यूड चाहिए यहाँ पे, ठीक है। जो कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कुलोम। और ईएसयू एंगस्ट्रॉम में कितना होता है 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ईएसयू, ठीक है। ये ईएसयू में होता है, ईएसयू इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होती है, ठीक है। हाँ, और डायपोल मोमेंट की जो एसआई यूनिट होती है वो कुलोम इनटू मीटर होती है। चार्ज की यूनिट कुलोम होती है, डिस्टेंस को हम मीटर में लेते हैं एसआई में, ठीक है। इसकी एक और यूनिट होती है जिसको डी बाई बोला जाता है ना, और एक डी बाई होता है 10⁻⁻18 ईएसयू इनटू सेंटीमीटर, और कुलोम में इतना होता है, ठीक है। तो जब भी डायपोल मोमेंट की जो थ्योरेटिकल वैल्यू है वो आपको डी बाई में कैलकुलेट करनी हो तो आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, यूनिट्स का, ठीक है। आप चार्ज को किस में लोगे जब डी बाई में निकालोगे तो ईएसयू में लोगे, ठीक है। चार्ज कितना लोगे 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ईएसयू, ठीक है। डिस्टेंस आपको गिवन होगी, ठीक है, वो आपको सेंटीमीटर लेना है और डिवाइड करना है 10⁻18 से, तब जाके ये डी बाई में चेंज होती है, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने देखा भी था, इस पे क्वेश्चन भी देखा था। डायपोल मोमेंट की एप्लीकेशन क्या होती है, परसेंटेज आयनिक करेक्टर निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं परसेंटेज आयनिक करेक्टर, एक्सपेरिमेंटल डायपोल मोमेंट अपॉन थ्योरेटिकल डायपोल मोमेंट इनटू 100, ठीक है। जो एक्सपेरिमेंटल और जो थ्योरेटिकल है इन दोनों की यूनिट्स क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यदि आपको एक्सपेरिमेंटल डायपोल मोमेंट एसआई यूनिट में दी गिवन है तो आप एसआई यूनिट में निकालोगे, है ना, कूलम इनटू मीटर में निकालोगे। इफ आपको एक्सपेरिमेंटल डायपोल मोमेंट क्वेश्चन में डीवाई में गिवन है तो आपको थ्योरेटिकल जो डायपोल मोमेंट है उसको भी आपको डीवाई में ही निकालना है, ठीक है। इस पे एक क्वेश्चन भी किया था हमने लास्ट क्लास में, देखो ये क्वेश्चन था, द डायपोल मोमेंट ऑफ HCl इज 1.03 डी था, है ना। ऑब्जर्व आपको या एक्सपेरिमेंटल आपको गिवन था, आपको पूछा है बॉन्ड लेंथ आपको गिवन थी 1.26 एंगस्ट्रॉम आपको गिवन थी बॉन्ड लेंथ हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में। आपको परसेंटेज आयनिक करेक्टर के बारे में पूछा था, ठीक है। तो आपने किस तरह से क्वेश्चन इसको सॉल्व किया था, म्यू थ्योरेटिकल इक्वल टू क्यू इंटू डी होता है, ठीक है। क्यू को कितना रखोगे आप 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ईएसयू। डिस्टेंस को कितना रखोगे 1.26 एंगस्ट्रॉम है, इसको सेंटीमीटर में लोगे, ठीक है। तो 1.26 एंगस्ट्रॉम में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप 10⁻⁸ से इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 1.6 को, और 10⁻18 से आपको डिवाइड करना ही है, ठीक है। तो ये डीवाई में आ जाएगा, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 6.048 डीवाई। तो परसेंटेज आयनिक करेक्टर क्या हो जाएंगे, एक्सपेरिमेंटल आपको कितना गिवन था क्वेश्चन में 1.03, थ्योरेटिकली आपने कितना निकाला है वो डिवाइड कर दो इनटू 100, तो 17% यहाँ पे आयनिक करेक्टर आ जाएंगे और 83% यहाँ पे कोवलेंट करेक्टर आ जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने पिछली बार किया था।
बाकी जो डाइपोल मोमेंट के और एप्लीकेशन होते हैं वो हम पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल को प्रिडिक्ट करने में काम में ले सकते हैं। पोलर कौन सा होता है, नॉन पोलर कौन सा होता है। किसी मॉलिक्यूल का यदि नेट डाइपोल मोमेंट 0 है तो वो नॉन पोलर होता है, और किसी का नेट डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता है तो वो पोलर होता है। ठीक है, पोलर और नॉन पोलर हम इस तरह से बता सकते हैं। ठीक है, हमने डाइपोल मोमेंट ऑफ होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल किया था, जैसे S2O2 N2 F2 है ना, ये वो मॉलिक्यूल्स है ना, तो जो एक जैसे एटम से मिलके बने हैं। ठीक है, जैसे H2 है तो HH से मिलके बनाता है, ऑक्सीजन है ऑक्सीजन ऑक्सीजन से मिलके बना है। ठीक है, तो इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ही नहीं है कोई। ठीक है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं है तो डाइपोल मोमेंट का कोई मीनिंग ही नहीं है यहाँ पे, है ना, तो इनका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, सबका 0 होगा, और ये सारे के सारे क्या होंगे, नॉन पोलर होंगे। तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना, उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस तो होता नहीं है, और उनका डाइपोल मोमेंट क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, और नॉन पोलर ये होते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम डाइपोल मोमेंट ऑफ हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, हेटेरो का मतलब क्या होता है, दो डिफरेंट एटम से मिलके बने हो। ठीक है, हेटेरो का मतलब क्या होता है, दो डिफरेंट एटम, जैसे HF है, एक हाइड्रोजन है एक फ्लोरीन है। ठीक है, तो ये हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। HCl हेटेरो एटॉमिक है, HBr है ना हेटेरो एटॉमिक, HI। ठीक है, तो इन मॉलिक्यूल्स का डाइपोल मोमेंट क्या 0 होगा, बताइए, क्या हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट 0 होगा, आप बता सकते हैं, नहीं होगा ना, नेट डाइपोल मोमेंट 0 नहीं हो सकता बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल, जैसे मान लो आपने HF लिया, ठीक है, तो फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हाइड्रोजन से फ्लोरीन की तरफ हो जाएगी। ठीक है, सब में डायरेक्शन हाइड्रोजन से फ्लोरीन, हाइड्रोजन से क्लोरीन, हाइड्रोजन से ब्रोमीन, ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ हो जाएगी। ठीक है, तो इनका डाइपोल मोमेंट तो 0 नहीं होगा। ठीक है, अब आपसे पूछे कि इसमें से सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका है, या सबसे ज्यादा पोलर कौन सा मॉलिक्यूल है, जिसका डाइपोल मोमेंट जितना ज्यादा होता है वो पोलर उतना ही ज्यादा होता है। ठीक है, और डाइपोल मोमेंट को हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखो, देखो डाइपोल मोमेंट है ना, एक्सपेरिमेंटल हमें नहीं पता, हम थ्योरेटिकल से चेक करते हैं कि थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारा क्या फिट हो रहा है। ठीक है, तो म्यू थ्योरेटिकल इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इनटू डिस्टेंस होता है ना। तो अब चार्ज की बात करें तो HF पे भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, क्लोरीन पे भी आएगा, ब्रोमीन पे भी आएगा, है ना, चार्ज तो सब पे डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा डेल पॉजिटिव या डेल नेगेटिव चार्ज कौन से मॉलिक्यूल में आएगा, पार्शियल चार्ज कहाँ पे ज्यादा आएगा। ठीक है, पार्शियल चार्ज की वैल्यू कहाँ पे होगी। ठीक है, HF में पार्शियल नेगेटिव चार्ज ज्यादा आएगा, बिल्कुल, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, मोर है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा पार्शियल चार्ज उतना ही ज्यादा डेवलप होगा। ठीक है, तो चार्ज का फैक्टर है, सबसे ज्यादा भारी कौन है, HF, फिर HCl, फिर HBr, फिर HI, है ना, तो चार्ज के फैक्टर के हिसाब से देखोगे, है ना, तो HF सबसे ज्यादा, फिर HCl, फिर HBr, HI। अब डिस्टेंस की बात करते हैं हमारा, है ना, एटम्स के बीच में डिस्टेंस। ठीक है, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में डिस्टेंस, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में डिस्टेंस। ठीक है, बताओ डिस्टेंस सबसे ज्यादा किसकी होगी, कैसे पता करोगे डिस्टेंस का, बॉन्ड लेंथ का कैसे पता करोगे, देखो बॉन्ड लेंथ कैसे पता होती है, सिंपल है, हम VBT का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे आपके पास HF है, HCl है, HBr है और HI है, तो ओवरलैपिंग देख लो, हाइड्रो HF में हाइड्रोजन का है 1s ऑर्बिटल है, फ्लोरीन का कौन सा होगा 2p, तो ये 1s और 2p के बीच में है, फिर एक सेल बढ़ जाएगा क्लोरीन में, तो 1s और 3p हो गया, फिर 1s और 4p हो गया, फिर 1s और 5p हो गया। बताओ टॉप टू बॉटम जाने पे ओवरलैपिंग वीक हो रही कि नहीं हो रही, ओवरलैपिंग डिक्रीज हो रही कि नहीं हो रही, ओवरलैपिंग डिक्रीज होता है तो बॉन्ड बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ होता है वो भी क्या होता है, वीक होता है। ठीक है, जितनी कम ओवरलैपिंग होगी बॉन्ड उतना ही कमजोर होगा, जो जितना कमजोर बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी क्या होती है, ज्यादा होती है ना, देखो सीधी सीधी बात है, HI वीक है, इसका मतलब यहाँ हाइड्रोजन और आयोडीन है इतने पास पास नहीं है, ठीक है, थोड़े दूर दूर है। ठीक है, इसका मतलब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे वीक ओवरलैपिंग किसमें है, HI में, है ना, क्योंकि हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल है और आयोडीन का 5p है। ठीक है, तो जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ रही है, यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है ना, यहाँ पे 5 है। ठीक है, तो n की वैल्यू बढ़ने से ओवरलैपिंग क्या होगी, वीक होगी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किस में आएगी, HI में आएगी। ठीक है, जहाँ पे जितनी ज्यादा कम ओवरलैपिंग होती है, जितना बॉन्ड वीक होता है, बॉन्ड लेंथ उतनी ज्यादा होती है। ठीक है, ध्यान रखो सारे स्टूडेंट। ठीक है, यदि आप कभी भी बॉन्ड लेंथ का पंगा पड़ जाए कि किसकी ज्यादा है किसकी कम है, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड में, तो आप ओवरलैपिंग के हिसाब से देख लो, जहाँ पे ओवरलैपिंग जितनी कम होगी या वीक होगी, ठीक है, वो बॉन्ड उतना ही क्या होगा, वीक होगा, उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, बिल्कुल, तो यहाँ पे आप बॉन्ड लेंथ के हिसाब से देखोगे, ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस के हिसाब से,
तो ये आएगा, है ना। अब पता कैसे करें इनमें से कौन सा ज्यादा होगा, हम चार्ज को ज्यादा डोमिनेंट माने या डिस्टेंस को ज्यादा माने, ठीक है। तो चीजें क्या होती है, एक्सपेरिमेंटल हो जाती है, ठीक है। मतलब चार्ज के हिसाब से तो डाइपोल मोमेंट HF का ज्यादा होना चाहिए, बॉन्ड लेंथ के हिसाब से आपका HI का ज्यादा होना चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि जो डाइपोल मोमेंट है वो चार्ज और डिस्टेंस दोनों का मल्टीपल है ना, चार्ज इनटू डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो क्या होता है, ऑर्डर एक्सपेरिमेंट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो चार्ज होता है वो ज्यादा डोमिनेट करता है, ठीक है। आपको चार्ज को ज्यादा फेवर करना है, ठीक है। मैक्सिमम केस में आपको चार्ज को ही ज्यादा फेवर करना है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो, वहां पे पार्शियल चार्ज उतना ज्यादा डेवलप होगा, और आपको चार्ज को ही फेवर करना है। जहाँ पे बॉन्ड लेंथ को फेवर करना है, ऐसे एग्जांपल भी मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका होगा, HF का, फिर HCl का, फिर HBr, फिर HI, ठीक है। तो ये ऑर्डर आएगा, ठीक है। चार्ज यहाँ पे डोमिनेट करेगा। कुछ स्टूडेंट्स क्लास से रिमूव हो गए हैं, ठीक है। हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है कहीं, ठीक है। तो मैं आज क्लास में आपको G2 बैच का मॉनिटर बनाता हूँ 5 लोगों को, ठीक है। वो क्लास का ध्यान रखेंगे, ठीक है। कौन स्टूडेंट बाहर निकल रहा है, ठीक है, उसका नाम या मेरे को मैसेज कर देंगे, ठीक है, यदि किसी आपको कोई फ्रेंड है, ठीक है। हाँ, कौन रेडी है इस चीज के लिए जो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को जानता हो? आदित्य कुमार, तुम तो रिकॉर्डिंग कर रहे हो, ठीक है, तुम्हारा रिकॉर्डिंग का ही काम है, ठीक है। इसके अलावा आदित्य कुमार के अलावा बोलिए। गर्ल्स में से एक, गर्ल्स में से हो जाओ, कोई भी हैंड राइज कर सकती हो, ठीक है। जो जो ये काम कर सकती है, ठीक है, कभी कभी बीच बीच में बात करते हैं। ऐसा आ जाए कोई एटम है आपके पास, है ना, ए, उसके ऊपर लोन पेयर आ जाए ऐसे, तो उसका डाइपोल मोमेंट कैसे चेक करते हैं, ठीक है। तो एटम टू लोन पेयर भी डाइपोल मोमेंट होता है ना, बॉन्ड्स का ही नहीं होता, है ना। एटम टू लोन पेयर डाइपोल मोमेंट कैसा होता है, देखो एटम के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, तो न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव, है ना। तो इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा, नेगेटिव। तो एटम टू जो लोन पेयर का डाइपोल मोमेंट को डायरेक्शन इधर होता है, ठीक है, इस डायरेक्शन में लेते हैं हमेशा, है ना। हर मॉलिक्यूल में लोन पेयर आ जाए तो हमेशा आप डाइपोल मोमेंट किधर लोगे, डायरेक्शन एटम से उसके लोन पेयर की तरफ, है ना, एटम से उसके लोन पेयर की तरफ, है ना। न्यूक्लियस से नेगेटिव चार्ज की तरफ डायरेक्शन होगी, ठीक है। एटम टू लोन पेयर डाइपोल मोमेंट ऐसे आपको लेना है, ठीक है। जैसे एग्जांपल NH3 है ना, मैं एक छोटा सा एग्जांपल कराता हूँ, अमोनिया। हाँ, रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, देख लो आप, देखो ध्यान से। यहाँ पे जैसे बॉन्ड है ना, ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड है, तो बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट किधर होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है, नाइट्रोजन, है ना। तो इसका एक वेक्टर इधर होगा, है ना, बिल्कुल। इधर भी ऐसे ही होगा, नाइट्रोजन की तरफ, इधर भी नाइट्रोजन की तरफ होगा, ठीक है। मान लो ये डाइपोल मोमेंट है μ1 वेक्टर, ये डाइपोल मोमेंट भी μ1 वेक्टर ही होगा, क्योंकि सेम सेम बॉन्ड है ना, ये भी μ1 वेक्टर होगा। अब देखो ये लोन पेयर का डाइपोल मोमेंट किधर होगा, ठीक है, लोन पेयर किसी ऑर्बिटल में होगा, ठीक है। तो आपको लोन पेयर का भी डाइपोल मोमेंट कंसीडर करना, वो किधर लेना है, लोन पेयर की तरफ लेना है ना, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका अलग फोर्स होगा ना, ये लोन पेयर है, उसका μ2 वेक्टर हो गया, ठीक है। तो अमोनिया में सारे के सारे फोर्स क्या आ रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना, बिल्कुल दिखने में ना ऐसा लग रहा है। तो ये लोन पेयर का आपको एटम टू लोन पेयर डाइपोल मोमेंट लेना है ना। लोन पेयर मतलब क्या है, नेगेटिव चार्ज है ना इसके ऊपर, इसमें इलेक्ट्रॉन से, तो ठीक है। तो इस तरह से आपको डायरेक्शन लेनी है, ठीक है। जैसे SO2 आ जाए, इसका डाइपोल मोमेंट किधर होगा, डायरेक्शन किधर होगी, ठीक है। ये सब आपको बनाने के लिए बोल दिया जाए तो बिल्कुल सिंपल है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है, ऑक्सीजन, ठीक है। तो सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड का इधर हो जाएगा, इसका भी इधर हो जाएगा, है ना, बॉन्ड दोनों एक जैसे है, तो ये μ1 वेक्टर है, तो ये भी μ1 वेक्टर ही होगा, ठीक है। और इधर लोन पेयर का सल्फर टू लोन पेयर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, μ2 वेक्टर, ठीक है। दो फोर्स नीचे की तरफ आ रहे हैं, एक फोर्स ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। इस तरह से आपको डायरेक्शन लेनी है। चलो अब क्वेश्चन करते हैं। प्रिडिक्ट द फॉलोइंग मॉलिक्यूल पोलर होंगे या नॉन पोलर, ठीक है। इनमें से आपको कंपाउंड्स बताने हैं जो कि पोलर है या नॉन पोलर, इनके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो जिसका डाइपोल मोमेंट 0 है, ठीक है, हाँ SO2 पोलर है वैशाली, बिल्कुल, ठीक है। अभी जो मॉलिक्यूल बनाया था ये पोलर है, क्यों पोलर है, क्या इसका डाइपोल मोमेंट 0 हो सकता है, नहीं हो सकता, है ना। तीनों फोर्स ही क्या है, अलग अलग है, और एंगल भी 120 नहीं होगा लोन पेयर के कारण, ठीक है। देखो एक बार थोड़ा मैं और वो करा देता हूँ आपको, 120 वाला ये थोड़ी चीजें एक बार करा देते हैं, फिर आप क्वेश्चन सोल्व करना, ठीक है, ताकि सारे स्टूडेंट समझ जाए।
जैसे आपके पास एक BF3 मॉलिक्यूल है, आपसे पूछे ये पोलर है या नॉन पोलर है, इसका पता कैसे लगाओगे? ठीक है, इज इट पोलर या नॉन पोलर? ठीक है, इसको चेक करने के लिए कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले क्या करना है, एक स्ट्रक्चर बना लो। ठीक है, जैसे शेप है या जो भी ज्योमेट्री है इसकी, इस तरह से है ना। जो भी लोन पेयर है तो लोन पेयर दिखा दो, नहीं है तो नहीं। ओके, बन गया ऐसे। अब देखो, अब डाइपोल मोमेंट की आपको डायरेक्शन ले लो। ठीक है, यहाँ पे देखो बोरॉन फ्लोरीन बॉन्ड है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन है, तो इधर रहेगा डाइपोल मोमेंट, है ना। मान लो ये म्यू वेक्टर है, बिल्कुल, तो इधर भी बोरॉन फ्लोरीन की तरफ भी जाएगा, सेम बॉन्ड है, तो ये भी म्यू वेक्टर ही होगा, है ना। बोरॉन फ्लोरीन, फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो म्यू वेक्टर है, बिल्कुल। यहाँ पे हो क्या रहा है? तीन फोर्स है जो आपस में 120 पे लग रहे हैं। ठीक है, इस तरह से बना दिया इसको। ठीक है, अच्छे से समझने के लिए आपको मैंने इस तरह से बना दिया। ठीक है, एंगल कितना है? 120 120, है ना, बिल्कुल, है ना। इसमें एंगल कितना होता है? स्क्वायर प्लेनर में 120 होते हैं सारे एंगल। ठीक है, बताओ इन तीनों फोर्स का रिजल्टेंट कितना आएगा? क्या यहाँ पे डायपोल मोमेंट जीरो आएगा कि नहीं आएगा? बताइए, आप फिजिक्स में वेक्टर पढ़े हो आप। रिजल्टेंट क्या आएगा इनका? जब तीन फोर्स 120 पे होते हैं उनका रिजल्टेंट क्या होता है? जीरो होता है। ठीक है, बिल्कुल। कैसे आएगा? देखो, कुछ स्टूडेंट समझ लो जिनको पता नहीं है, मैं कंपोनेंट्स ले रहा हूँ। ठीक है, इधर एक लाइन ड्रॉ कर दी मैंने इसे। ठीक है, आदित्य कुमार, जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो देख लो। बताओ, ये एंगल कितना है? 90 का है, और ये एंगल कितना होगा? 30 डिग्री का हो जाएगा ना। पूरा एंगल कितना है? 120 का, तो ये कितना है? 90 का, तो ये 30 का हो जाएगा। सेम टू सेम इधर वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? 30 का हो जाएगा। ठीक है, अब आप इन दोनों वेक्टर के क्या ले लो? कंपोनेंट ले लो। कंपोनेंट लेने आते हैं ना। हाँ, इसका इधर वाला कौन सा कंपोनेंट आएगा, है ना, जो क्लोज हो रहा है? क्लोज कंपोनेंट क्या होगा? म्यू कोस थीटा, म्यू कोस 30 आ जाएगा। इधर जो ओपन होगा कंपोनेंट वो कौन सा हो जाएगा? म्यू साइन थीटा, साइन 30 हो गया। ठीक है, तो इसके तो कंपोनेंट ले लिया आपने, इसको तो यहाँ से हटा दो अब, है ना। दोनों तरफ कंपोनेंट ले लिए, इधर कॉस इधर साइन। इसके कंपोनेंट ले लो, इधर क्या आ जाएगा? म्यू कॉस 30, इधर क्या आ जाएगा? म्यू साइन 30 आ गया। अब इसको भी हटा दो आप। अब चेक करो रिजल्टेंट जीरो बन रहा है कि नहीं बन रहा। देखो ध्यान से, म्यू कॉस 30 म्यू कॉस 30 दोनों अपोजिट है, ये इधर घूम रहा है, ये इधर मूव कर रहा है, इसका मतलब जीरो हो गया, है ना। ये तो यहाँ से कैंसिल हो गया ना, आपस में एलिमिनेट हो गया। अब ऊपर क्या है? म्यू, नीचे क्या है? म्यू साइन 30 म्यू साइन 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 30 म्यू बाई 2, ये भी कितना है? म्यू बाई 2। तो दो म्यू बाई 2 नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो इनका सम कितना होगा? म्यू हो गया। ऊपर भी म्यू है और नीचे भी क्या है? म्यू है। ठीक है, तो 120 एंगल पे यदि सेम फोर्सेज है, ठीक है, तो उनका रिजल्टेंट क्या आएगा? जीरो आएगा। 120 पे एंगल पे यदि सेम फोर्सेज है तो उनका रिजल्टेंट क्या आएगा? जीरो आएगा। ठीक है, बिल्कुल। एक और बता देता हूँ। ठीक है, CCl4 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में ये भी देख लो आप, एक केस और है। देखो, यदि कार्बन है या कोई भी ऐसा एटम है जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और उसके चारों तरफ एटम है, मान लो ABCD, है ना, चार एटम है ना। यदि चारों एटम एक जैसे हो, ठीक है, A इक्वल टू B इक्वल टू C इक्वल टू D, ठीक है, तो इसका नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होगा हमेशा, और ये नॉन पोलर होगा। ठीक है, और इनमें से कोई भी एक डिफरेंट हो जाए तो इसका नेट डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। कैसे? एग्जाम्पल लेता हूं मैं CH4 का, मिथेन का ले लेते हैं। ठीक है, CH4, देखो मिथेन कैसे बनता है? इस तरह से बनता है। देखो, अब इसमें देखो डाइपोल मोमेंट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? कार्बन, इधर आएगा, कार्बन की तरफ आएगा, कार्बन की तरफ आएगा, चार फोर्स ऐसे आएंगे ना कार्बन की तरफ। ठीक है, तो आप क्या करोगे? ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, इसको जीरो मान लोगे? नहीं। ठीक है, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, ये एक प्लेन में ही नहीं है। ठीक है, इसमें ये नहीं है कि ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एक दूसरे ऑपोजिट है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप गलती मत कर देना। ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, इसका हम रिजल्टेंट तो नहीं निकालेंगे कंपोनेंट लेके, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, 3D में है ये। ठीक है, तो इसको आपको हमेशा ऐसे याद करके रखना है कि यदि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो और चारों एटम एक जैसे हो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है ना, या क्लोरीन 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 क्लोरीन, है ना, एक जैसे आ जाए, तो रिजल्टेंट क्या आता है? जीरो आता है हमेशा। ठीक है, नॉन नॉन पोलर होगा ये। और ऐसा आ जाए, एक एटम डिफरेंट आ जाए, जैसे मान लो
मैंने लिख दिया CHCl3। अब इसमें देखो 3 क्लोरीन तो एक जैसे है और एक हाइड्रोजन डिफरेंट आ गया, ठीक है, ये भी टेट्राहेड्रल है। अब इसका जीरो नहीं होगा कभी भी, ठीक है, मतलब कोई भी एक एटम डिफरेंट आ जाए, है ना, 1 या 2 या 3 एटम डिफरेंट आ जाए तो फिर वो डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है हमेशा, ठीक है। तो आपका CH4 CCl4 ये सारे नॉन प्लेनर होंगे। तो आपका होमवर्क है, कल सारे स्टूडेंट क्या करके आएंगे, ये क्वेश्चन दिए हुए ना, क्वेश्चन नंबर